हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसआर। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सीएसआर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ मीन बाय सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएसआर कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, वो सोसाइटी में इस्टेब्लिश है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, सोसाइटी में ही डेवलप हो रही है। तो हमारे बिजनेस या हमारी कंपनी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स अ सोसाइटी कि वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए। जब वो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है कुछ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए, तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मीन्स कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म बाय अ कॉर्पोरेट और अ कंपनी। ठीक है, तो बिज़नेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके ऑनर के लिए नहीं बनती है, बल्कि जो अनदर पार्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारी पब्लिक है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उन सब के लिए हमारे बिज़नेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जिसे हम सीएसआर बोलते हैं। यानी कि हमारी कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो उसी को ही हम सीएसआर एक्टिविटीज़ बोला जाता है। जैसे कि बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, वो स्पेंड करती है कोई मनी फॉर नॉन प्रॉफिट एस्पेक्ट, यानी कि जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को कोई सर्विस रेंडर करना होता है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है। जैसे कि फ्री मेडिकल चेकअप कर देते हैं हम, कोई गेम को स्पॉन्सर कर देते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हेल्प कर देते हैं उनको स्टैब्लिश करने में। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म बाय द corporate or the business for the social point of view, for the social responsibility towards the society। ठीक है, तो आगे है इसका फोकस क्या होता है, फोकस ऑफ सीएसआर। सीएसआर का फोकस क्या होता है? देखिए, बिजनेस हमारा सोसाइटी में स्टैब्लिश है, सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, सोसाइटी में ही डेवलप हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे ऑनर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर एक पार्टी के लिए है, चाहे वो कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है। अगर लोग जो हमारा बिजनेस है वो चाहता है उसकी जो पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म तक रहे, हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके, उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में इंक्रीज़ हो, लॉन्ग टर्म तक उसकी सर्वाइवल रहे, तो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करता है तो ही उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस रह सकती है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एक बिजनेस की टुवर्ड्स अ वेरियस सेक्शन। कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उसके ऑनर्स के लिए नहीं है, बल्कि वेरियस पार्टीज़ के लिए होती हैं, जिसे हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर मतलब सिर्फ कंपनी के ऑनर्स, बट स्टेक होल्डर मतलब ऑल द पार्टीज लाइक सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, ऑनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, सब जब इसमें इंक्लूड होते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। खाली ओनर जो होते हैं, जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो सारी पार्टीज़ की तरफ हमारे बिजनेस की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है जो हमारे बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर। देखिए, ओनर जो है अपनी कैपिटल को हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसे एक रिटर्न मिले और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो। तो हमारे बिजनेस की, हमारी कंपनी की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एक फेयर या एश्योर रिटर्न दी जाए उनके इन्वेस्टमेंट पर। सेकेंड, हमारे बिजनेस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एकदम एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल की जाए। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उनकी तरफ हमारे बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनकी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रॉपर फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाए, उन्हें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की हेल्प से उनका जो मॉरल है, उनका जो मोटिवेट किया जाए उनको, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को फुली डेडिकेशन के साथ कर सके। तो उन्हें हम फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स या इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे कि हमने उन्हें बोनस दे दिया, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी कि नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में जो होते हैं, जैसे कि हमने उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी या रेंट दे दिया, हमने उन्हें हाउस रेंट मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस की फॉर्म में हमने उन्हें नॉन कैश बेनिफिट्स दे दिए। ठीक है,
तो दीज आर द बेनिफिट जो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उनके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि फ्यूचर में उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका जो लेवल है, उनकी जो जजमेंट है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो सके। तो ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि हम उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन दें, प्लस उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दें। अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज़ भी फुल डेडिकेशन के साथ हमारे बिजनेस में काम कर सकते हैं। साथ ही हम उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स दे सकते हैं, प्लस हम उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर ग्रोथ हो सके, फ्यूचर में उनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आ सके। नेक्स्ट हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। देखिए, कंज्यूमर्स के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी कंज्यूमर के लिए यही है कि जो कंज्यूमर है हम उसे एकदम गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, राइट प्राइस पे अवेलेबल कराए, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी हो, राइट टाइम पे अवेलेबल कराए और राइट प्लेस पर अवेलेबल कराएं। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम, राइट प्लेस और एट राइट प्राइस हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं। सेकेंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म भी करें कि प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट को यूज़ कैसे किया जा सकता है, उन्हें गाइड करें रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। थर्ड होता है हमारा कि हम जो प्रोडक्ट उन्हें दे रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होना चाहिए। जब प्रोडक्ट कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होगा तो कस्टमर खुद ही मोटिवेट होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट क्या चाहती है, टैक्सेस। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स दें बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से। कोई भी टैक्स में हम कोई भी इवेजन करने की कोशिश ना करें, टैक्स को इवेट करने की कोशिश ना करें, उन्हें रेगुलर और ऑनेस्टली तरीके से हम टैक्स पे करें। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें बिजनेस में फॉलो करने होते हैं वो भी हम फॉलो करें। हम कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, हम लीगली तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करें गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को मानते हुए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन ना करें बल्कि उनका इफेक्टिव और इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ही करें। साथ ही साथ हमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करना चाहिए, जितना हो सके हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करना चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने से हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द कम्युनिटी। देखिए, कम्युनिटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को अवेलेबल करानी चाहिए। सेकंड, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी कम से कम करना चाहिए ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द कम्युनिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोविजंस है CSR के। CSR के नॉर्म्स क्या है, प्रोविज़न क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत बार पेपर में हमसे पूछा जाता है। तो जो CSR के नॉर्म्स है करेंटली कौन से सेक्शन के अंदर आता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो CSR के नॉर्म्स है ये अंडर सेक्शन 135 आते हैं। अब इसके 3 नॉर्म्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। देखिए, किस कंपनी को, अब हमारी जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो कंपनी है उसको CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना मैंडेटरी है अगर वो इन 3 कंडीशन में से कोई कंडीशन को फुलफिल करती है तो, ठीक है। तो इन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू परफॉर्म दिस CSR एक्टिविटीज़। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन है, अगर हमारी जो कंपनी है उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है या 500 करोड़ से मोर है, ठीक है। सेकंड है कि अगर हमारा टर्नओवर यानी कि हमारी सेल जो कंपनी की है वो 1000 करोड़ है या 1000 करोड़ से मोर है। थर्ड है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ है या 5 करोड़ से मोर है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है उस केस में एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उसे 2% अपने पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के एवरेज के, पहले हमें पिछले 3 सालों का प्रॉफिट देखना है, उसका एवरेज कर लेना है, ठीक है। उस प्रॉफिट का एवरेज करने के बाद उसका 2% निकालना है। उस 2% निकालने के बाद जो हमारी अमाउंट आती है कंपनी को वो अमाउंट मैंडेटरी है कि वो CSR एक्टिविटीज़ के लिए ही उस अमाउंट को यूटिलाइज करें, ठीक है। तो इसकी 3 कंडीशंस क्या क्या है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में आती है, अंडर सेक्शन 135।
कौन कौन सी कंडीशन है कि अगर कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, कंपनी का जो टर्नओवर है यानी कि सेल है अगर वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और कंपनी के अगर प्रॉफिट्स 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो कंपनी को अपने पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का सबसे पहले एवरेज करना है और उसके बाद उसका 2% निकाल कर जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को नेसेसरी ही CSR एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना है, CSR एक्टिविटीज़ में ही उन अमाउंट का यूटिलाइजेशन करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का एवरेज और फिर इसका 2% करके जो अमाउंट आएगी वही अमाउंट हमें मैंडेटरी है कि हम CSR एक्टिविटीज़ में ही उनका यूटिलाइजेशन करें। अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ CSR एक्टिविटीज़ भी बता रखी हैं अंडर शेड्यूल 7 यानी कि सेक्शन 135 के शेड्यूल नंबर 7 के अंदर हमें कुछ एक्टिविटीज़ बता रखी हैं जहां हम इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी शेड्यूल में आती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ पर हम पैसा इनको यूटिलाइज कर सकते हैं CSR एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इट कम अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ सेक्शन 135। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोरालिटी, कॉम्बैटिंग ह्यूमन जो डिसीजेज होती हैं ये सारी, और उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। ये सारी कुछ इश्यूज़ हैं जिसके लिए हम अपने पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द PM नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हमारी CSR एक्टिविटी में परफॉर्म करना ही माना जाएगा। तो जो हमारा आता है पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज, उसका 2% करके जो अमाउंट आती है वो हमें इन्हीं एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करना है उस अमाउंट का, और ये कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है कि वो इन एक्टिविटीज़ में 2% को यूटिलाइज़ करे ही करे। इट इज़ मैंडेटरी नाउअडेज़। नेक्स्ट है न्यू नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंज। ये जो हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इस टाइम, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा है कि जो पहले बहुत सारी कंपनीज थी ना वो हमारी CSR एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करती थी, वो इन लिमिट्स में फॉल होती थी। यानी कि जो लिमिट्स अभी मैंने आपको बताई है कि जो हमारा टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, और हमारा प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती थी जो इन लिमिट्स में फॉल करती थी, लेकिन वो फिर भी अपनी CSR एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने आजकल CSR नॉर्म्स को टाइट कर दिया है। इसलिए अभी अमेंडमेंट बनाई गई है कि इनको कंप्लाई करना ज़रूरी है। अगर इन जो प्रोविजंस हैं इनको कंप्लाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम पर जो पेनल्टी है वो इम्पोज हो सकती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में मैंने बता भी रखा है कि गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 21,337 कंपनीज जो हैं वो CSR के ब्रैकेट्स में आती हैं, लेकिन उनमें से जो 9,753 कंपनी डू नॉट फाइल द रिपोर्ट ऑन CSR कंप्लाइंसेस। इन कंपनीज ने CSR एक्टिविटी के लिए कोई रिपोर्ट ही फाइल नहीं करी। इसके मतलब है ये लोग अपनी CSR एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। तो यानी कि ब्रैकेट में तो बहुत सारी कंपनीज आ रही है, पर बहुत सारी कंपनीज हमारे जो रूल्स थे वो मैंडेटरी नहीं थे, इस वजह से वो लोग CSR एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं करती थी। इसलिए इस टाइम गवर्नमेंट ने हमारे जो CSR नॉर्म्स हैं उनको टाइट कर दिया है, ताकि लोग CSR एक्टिविटीज़ में जो कंपनीज हैं उस पैसे का यूटिलाइजेशन मैंडेटरी करें, अदरवाइज उन पर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजेस क्या क्या हैं। कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो अपनी CSR एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। अगर वो परफॉर्म नहीं करती है तो उन पर हम पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए आगे अमेंडमेंट की गई है अंडर सेक्शन 135। अभी बताया कि कंडीशंस क्या क्या है। अगर हमारा जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, अगर हमारी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर हमारा प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमारी कंपनी को रिक्वायर है कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज कर उसका 2% हमें CSR एक्टिविटीज़ में मतलब यूटिलाइज़ करना है। अगर हम इस प्रोविज़न का फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास फ़ाइन या पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। और वो फ़ाइन कितना है हमारे ऊपर, 50,000 से लेकर 25 लाख तक वो फ़ाइन हमारे ऊपर चार्ज हो सकता है। और जो भी ऑफिसर्स इंक्लूड होंगे इन सारे कामों में जो कि CSR एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उन ऑफिसर्स पर भी हमारे चार्ज लग सकते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख तक के। तो ये लिमिट भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी करंटली ही चेंज हुई है, तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है अगर हम CSR के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो कितनी लग सकती है, कंपनी के ऊपर तो लग सकती है 50,000 से लेकर 25 लाख तक पेनल्टी, और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उस पर लग सकती है 50,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी।
ठीक है। उसके बाद है कि ये जो प्रोविजंस है, अब इस अमाउंट जो हमारी CSR की अमाउंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो हमारे प्रोविजंस के अंदर जो हमारी CSR की अमाउंट आएगी, अगर हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, अगर हम उसे पूरी तरह से स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो जो अब हमारी अनस्पेंट अमाउंट है, जैसे कि मान के चलो हमें स्पेंड करना है CSR एक्टिव में 20 लैक्स, हमने जो स्पेंड किया वो सिर्फ 10 लाख किया, यानी कि 10 लाख अभी हमारे अनस्पेंट अमाउंट है, तो उसे हमें अब ट्रांसफ़र कर देना है अपने एस्क्रो अकाउंट में फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 फाइनेंशियल के ईयर के अंदर अंदर हमें एस्क्रो अकाउंट में उन्हें ट्रांसफ़र कर देना है। अगर हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो फिर हमारे ऊपर जो पेनल्टी है वो इम्पोज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है CSR शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ मीन्स रिसोर्स गैप फंडिंग फॉर गवर्नमेंट स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर किया है कि इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड, कि अगर कोई शॉर्टेज हो जाती है फंड के लिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उसमें शॉर्टेज हो जाती है, तो इसका जो बर्डन है उसे कॉरपोरेट सेक्टर पर नहीं डाला जाएगा। कॉरपोरेट सेक्टर पर ये बर्डन नहीं डाला जाएगा कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अनाउंस कर दी और गवर्नमेंट के लिए उसको स्कीम को पूरा करने के लिए फंड्स की कमी है तो वो CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको पूरा कर ले। CSR एक अलग एक्टिविटीज़ है, उसको इन रिसोर्स के फंडिंग गैप के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। आगे है 2 टाइप्स के व्यूज़, क्लासिकल व्यूज़ और सोशो इकोनॉमिक्स व्यूज़, जो कि हमारे CSR के ऊपर है। देखिए सबसे पहला क्लासिकल व्यूज़, यानी कि जो बहुत पुराना व्यू था, बहुत पुराना या ट्रेडिशनल व्यू ये था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि हम गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं और एक रीजनेबल प्रॉफिट को गेट करें। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं थी, सिर्फ ऑनर के लिए थी कि हम उन्हें एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक रिक्वायर्ड अर्निंग अवेलेबल कराएं। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सोसाइटी के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर क्लासिकल व्यू नहीं थी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक थी कि हमें जो कस्टमर है उनको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। दूसरा, एक रीजनेबल रिटर्न, हमें अपने प्रॉफिट को अर्न करना है। हमारी सोसाइटी के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट एज पर सोशो इकोनॉमिक व्यू, अब है हमारा सोशो इकोनॉमिक व्यू। सोशो इकोनॉमिक व्यू ये कहता है कि जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में इस्टेब्लिश है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। अब बिज़नेस की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जब तक नहीं हो सकती है तब तक वो सोसाइटी के लिए कुछ ना करे। सोसाइटी यानी कि हमारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स हैं, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, हमारी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, अगर इनके लिए एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट, हमारा जो बिज़नेस है वो परफॉर्म नहीं करता है तो हमारे बिज़नेस की ग्रोथ नहीं हो सकती। ये कहता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही एक पॉइंट नहीं है, ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो, हमारे बिज़नेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, तो इट इज़ असेंशियल टू परफॉर्म CSR एक्टिविटीज़। ये 2 व्यूज़ हैं कि क्लासिकल व्यू तो सिर्फ ये कहता था कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, कस्टमर को अच्छे टाइप के गुड्स, अच्छे टाइप के क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करके। बट सोशो इकोनॉमिक पॉइंट हमें ये कहता है कि हमें उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो अवेलेबल कराना ही कराना है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, तो इट इज़ असेंशियल टू परफॉर्म द CSR एक्टिविटीज़ एट हेयर। एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट कि जो CSR है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है नाउअडेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपनी है उसका फ्यूचर ब्राइटन अप हो, तो हमें ज़रूरी है कि हम CSR एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। नाउअडेज हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम कंज्यूमर को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करा दें, हमें अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, तभी हमारे बिजनेस की डेवलपमेंट हो सकती है। बिजनेस की डेवलपमेंट यानी कि हमारे नेशन की डेवलपमेंट, और हमारे नेशन की डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अपनी सोसाइटी के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द CSR। इसमें इंपॉर्टेंट है CSR के नॉर्म्स क्या हैं, कौन कौन से शेड्यूल है जिसमें हम एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम CSR की जो अमाउंट है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते तो उस अमाउंट को हमें अनस्पेंट अमाउंट को एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। और अगर हम CSR एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते, अपनी जो सारी अमाउंट है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, उनका मिस यूटिलाइजेशन करते हैं या अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं, अगर हम स्लैब रेट्स में आ रहे हैं तो उस केस में हमारे ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।